Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be taking a new chapter of Law of Partnership Act, that is the chapter 2. So we will see Indian Partnership Act 1932. What does it contain? Background, concept and definition. What is the concept and definition of the Partnership Act? What are the essential features and characteristics of a partnership? And third is partnership and a company. Today we will be discussing these three topics. Okay, so let us start with the concept and definition. So today we are going to take a new act which is called a partnership act, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक हिस्सा है. व्हेन यू रीड पार्टनरशिप एक्ट, ये मानकर चलिएगा कि बहुत कुछ सीखना बाकी है. पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक हिस्सा है, जो कि 1 अक्टूबर 1932 में पास्ड हुआ था. सो मेनी प्रोविजंस वेर देयर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकालकर अलग कर दिया गया और हमारे सामने नया एक्ट आया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. और उसके बाद जितने भी हमारे स्पेशल प्रोविजंस है, जितने भी इश्यूज आते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ही सॉल्व किए जाते हैं. सो इट वाज पास्ड ऑन 1 अक्टूबर 1932. So many provisions of partnership act were in Indian Contract Act. ये तो मैंने पहले ही बोला था. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो होता ही है एंड होगा भी. तो पार्टनरशिप एक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होता है. पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी फंक्शनिंग्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए ही बनाए गए हैं. अभी जितने भी एडिशनल लीगल इश्यूज है, दे वेर सॉल्व्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. So we will see what is the definition of certain terms. Certain terms है, उसका definitions क्या है. An act of a firm. We will see an act of a firm. Okay. See, what do you mean by an act of a firm? An act of a firm means any act or omission by all partners or by any partner or an agent of the firm which give rise to a right enforceable by or against the firm. Okay, we have seen this definition. What does this term means? See, any act of a firm. When you are a partner, you do some act for a firm, which means that is an act. And you are not doing certain act, which is called omission by all partners. So all partners are omitting something, or by any partner. और एनी पार्टनर, जो इतने सारे पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर जो काम नहीं करता है, जो ओमिट कर रहा है कुछ काम करने के लिए, और एन एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज. What does it give rise? A right enforceable by, which is giving enforceable. It is giving the right which can be enforceable by or against the firm. Okay. So detailedly we will see what is that. This term became necessary because no firm can act by itself. A firm can act only through its human agents, that is, its partners, etc. So the above definition clarifies that only such act of all partners or of a partner of an agent shall be regarded as an act of the firm which give rise to rights enforceable by or against the firm. That is meaning of an act of a firm. सो वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस. अभी बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस इंक्लूड होता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. जो नॉर्मल बिजनेस आप देखते हैं, किराने की शॉप
वो बिजनेस होता है, जो कपड़े बेचते हैं वो बिजनेस होता है, ट्रेडिंग करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, जिनका प्रोफेशन रहता है, सीए प्रोफेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिजनेस. सो दिस डेफिनेशन बिकम नेसेसरी बिकॉज द एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड डील्स विथ ओनली बिजनेस पार्टनरशिप्स. सो ये एक एक्ट रिकॉग्नाइज करता है और डील करता है कि बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस ही है. फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इट बिकम्स नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द एक्टिविटी विच एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन इज कैरिंग ऑन इज ए बिजनेस और नॉट. जो विच इज दैट इज नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, विच एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन एसोसिएट हुए है, इज कैरिंग ऑन इज ए बिजनेस और नॉट, वो बिजनेस है कि नहीं है. सो दिस डेफिनेशन इज यूजफुल फॉर द सेट पर्पस. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज अ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट? Means any person who is an outsider having contracts or trade relations with the partnership firm may be termed as a third party. Okay? Okay. So third person is a जो बाहर के आउटसाइडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पार्टनर्स, लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पार्टनर्स जिनके साथ थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पार्टनरशिप. पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम. ओके, partnership is a relation between the person. Which person? Relationship between the person who have agreed to share the profit. यानी who have shared to agreed the profit. कौन से पर्सन? जिन्होंने अग्री किया है, जिन्होंने राजी किया है कि भाई हम शेयर करेंगे प्रॉफिट को. कौन से शेयर करेंगे प्रॉफिट को? बिजनेस के. बिजनेस which have been carried by all or any of them acting for all. Okay? कौन चलाएगा ये बिजनेस? Which has been carried by all, यानी सब ने कैरी किया है उस बिजनेस को. और any of them, any one of them acting for all, यानी इतने लोगों में से एक इंसान भी हो सकता है जो पार्टनरशिप फर्म चला रहा है. ओके? The person who have entered into a partnership with one another are individually called partners. Okay? Here. And collectively a firm. अगर बहुत सारे हैं तो उसको फर्म भी कहा जाता है. And the name under which their business is carried on is called firm name. जिस बिजनेस के अंदर वो फर्म चालू किया है उसको फर्म नेम बोला जाएगा. So it is clear from the above definition that a partnership can be formed only with an intention to share the profits of the business. So hence people coming together for some social or religious purpose do not constitute a partnership. यानी जो इंसान एकत्रित होके आते हैं सामाजिक तौर के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, तो that will not constitute a partnership. So it is a clear definition. The person who have agreed to share the profit of a business, they are sharing the profit of a business that is carried by all or any one of them acting for all. So there should be a relationship between the person to share the profits. So that is called a partnership. So in the above definition, it is clear that a firm is a physical entity, whereas a partnership is only a relationship between a partners which is invisible in nature. ये invisible है, जो relationship जो partners के बीच में है, partnership चल रहा है, तो वो relation दिखाई नहीं देता है, invisible है. So it is a physical entity है. Now we will see what are the general nature of a partnership and what are the essential features and characteristics of a partnership. First is agreement. We will see what are the essential features. Essential features क्या है इसमें? Agreement तो होना चाहिए. Section 5, what does it states?
that a relation of a partnership arise from the contract and not from the status. ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप कैसे अराइज होता है? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है. ये मैंने पहले ही बोला था, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक भाग है जो उसको अलग कर दिया गया क्योंकि इतने सारे प्रोविजन से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बहुत भारी हो रहा था, तो उसको पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर दिया गया. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इट स्टेट्स दैट रिलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट. इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. द पार्टनरशिप एक्ट में भी आइदर इन ओरल और रिटर्न फॉर्म, या तो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न फॉर्म भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप. इट इज बेटर इफ यू राइट इट इन ए रिटर्न एग्रीमेंट which is popularly known as partnership deed. So it is already known as a partnership deed. It is known as a partnership deed. So if one has to register a partnership, the agreement of the partnership must be in a written form. It is good if a partnership you are going for an agreement or a contract. If it is written format, that is really, it will be very good. So since in the case of a dispute, a written partnership agreement could serve as a proof as regard the rights and duties of each partner in the court of the law. अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया है आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो एक रिटर्न फॉर्मेट रहता है, एक प्रूफ रहता है कि भाई राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर. तो आप एक कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये राइट्स है, ड्यूटीज है, इन्होंने ये कुछ किया नहीं है. सो वेयर एज इन ओरल एग्रीमेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू सो. अगर एक ओरल एग्रीमेंट है तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज था, क्या लिखा हुआ था. रिटर्न फॉर्मेट में रहता है तो इट बिकम्स ए क्लियरिटी, एक क्लियर पिक्चर आ जाता है कोर्ट के सामने में कि भाई क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, क्या तोड़ा गया, व्हाट वाज द ब्रीच इन द पार्टनरशिप फर्म. ओके, सी फर्स्ट एसेंशियल इज अग्रीमेंट. इट शुड बी इन ए रिटन फॉर्मेट. हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड? 2 or more person. 2 or more person is for the purpose of forming a valid partnership. A minimum 2 persons are essential. In a partnership firm, at least 2 persons are there. The parties entering into a partnership agreement must be competent to contract. Already I have been told you in the last video, the person who is going to in a contract must be of a sound mind and must be of a competent to contract, and they should be a competent parties. And apart from that, when you go for a partnership, when there is an agreement between the partners, free consent must be there for the contracting parties. That is the most important. And to create a valid contract act, free consent is very much necessary. In case of a partnership involved in banking business, the maximum number of the partners allowed is 10. इन बैंकिंग बिजनेस में क्या है, 2 से लेके 10 तक पार्टनरशिप अग्री होता है, एग्रीमेंट कर सकते हैं. यानी उसमें 11वां पर्सन भी आ गया तो इट बिकम्स एन इनवैलिड. Whereas in other type of a partnership, a maximum number of 20 partners is permissible. और दूसरे जो बिजनेस में है 2 से लेके 20 पार्टनर्स चलेगा, लेकिन 21 पर्सन है अगर पार्टनरशिप फर्म में, तो दैट विल बिकम इनवैलिड. यानी अभी बहुत सारे जो है, वाइल काउंटिंग द नंबर्स ऑफ अ पार्टनर इन सच ए केस, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कंपनी है, शुड बी काउंटेड एज ए 1 पार्टनर. अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने सारे फैमिलीज जो है जो ग्रो होते हैं. जब पहले के ज़माने में एक इंसान के 10 बच्चे होते थे, 10 लड़के यानी 12 बच्चे भी होते थे, तो उनकी जो फैमिली ग्रो होती थी, तो दैट विल नॉट बिकम ए पार्टनरशिप. यानी कंपनी और एक कंपनी है जो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, लेकिन उसमें से जो बिजनेस कर रहे हैं वो 1 पार्टनर ही कहा जाएगा. इट विल नॉट बी ए पार्टनरशिप फर्म. If the partnership firm exceeds the maximum limit of a number of the partners as stipulated above, the partner becomes an illegal association. वो illegal association माना जाएगा. इतने सारे लोग पार्टनरशिप फर्म में जो लिमिट्स दी गई है उसी लिमिट्स के हिसाब से आपको पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा. बैंकिंग में 2 to 10 और अदर बिजनेस में 2 to 20. तो उससे आगे इंसान नहीं चलेगा. ओके, so 2 or more person. What is the third?
बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी बिजनेस, देयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप मस्ट बी टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस कैरी करना चाहिए। बिजनेस यानी इट कन्वेज द आइडिया ऑफ रनिंग ए बिजनेस इन्वॉल्विंग वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। कुछ भी ट्रेड करो, ऑक्यूपेशन करो, प्रोफेशन करो, यानी लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, एंड कैन रन देयर ऑक्यूपेशन बाय फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप। ये ऑक्यूपेशन बाय फॉर्मिंग पार्टनरशिप। So for the purpose of constituting partnership, the business, whether temporary or permanent, must be in existence. यानी temporary भी हो सकता है, permanent भी हो सकता है, but must be in existence. वो existence में होना चाहिए, okay? They should be in existence. सो फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट अग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए आपने। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। अभी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होता है, द पार्टनर्स नॉर्मली अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी जब आप बिजनेस करते हो तो शेयर तो करते ही है प्रॉफिट्स को। तो हाउएवर शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। ये एसेंशियल फीचर्स नहीं है कि आप शेयरिंग ऑफ लॉसेस दिखाते हैं इसमें। Constituting a partnership, it is quite possible for the partners to agree that one or more partners do not bear any losses of the business as agreed upon. So अभी पार्टनर्स है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर द पार्टनर्स टू अग्री दैट वन और मोर पार्टनर्स डू नॉट बेयर एनी लॉसेस ऑफ द बिजनेस एज अग्रीड अपॉन। द शेयरिंग ऑफ द बिजनेस इज only a prima facie evidence of the existence of a partnership and is not considered as a conclusive test of a partnership. Okay, the partners may agree to bear the firm's losses in a different ratio. अभी पार्टनरशिप में कुछ लॉसेस हुआ है तो डिफरेंट रेशियो में वो अग्री करेंगे। अभी सब पार्टनरशिप का शेयरिंग एक ही प्रॉफिट मोटा तो होता ही है, लेकिन किस किस पार्टनर ने किसने कितने पैसे डाले उस हिसाब से उसको शेयर्स मिलेगा, उस हिसाब के उसको लॉसेस मिलेगा। एक इंसान ने 100 रुपये डाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पार्टनर ने भी 100 रुपये ही इन्वेस्ट किया है, तो उसने 10 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया होगा, तीसरे ने 30 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया होगा। तो जितने शेयर से उतने हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा और उतने हिसाब से ही लॉसेस में जाएगा। So the ratio is not specifically mentioned in the agreement. वो agreement में mention नहीं किया जाएगा। The losses too will be shared. The ratio specified for the sharing profit or equally as the case may be. So as the case may be, the sharing of the profits will be. And fifth will be mutual agency. It is stated in the definition of a partnership that the business may be carried on by all or any of them acting for all. यानी एक इंसान बिजनेस हैंडल कर सकता है या उसके बदले में सब इंसान हैंडल कर सकते हैं बिजनेस को। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। जब पार्टनर को क्या बोला गया है, एजेंट बोला गया है। सो देयरफॉर इन सच सर्कमस्टेंसेस ऑल द पार्टनर्स फुलफिल द ड्यूअल फंक्शन ऑफ बीइंग एन एजेंट। दे हैव टू fulfill the function of the agent and principal for each other. Each other partner agent है, each other partner principal भी है। So according to each partner is an agent of the remaining partner and hence a partner are mutual agent, सब mutual agent भी है। So we will see certain other characteristics of a partnership firm. Okay? Now, what are the certain other characteristics of a partnership firm? Partnership is a contract. Already I have told you in the beginning that Partnership Act जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकाला गया है। सो पार्टनरशिप एक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, you see the person, you see that there is a contract between the two partners is a free consent. There is a free consent. There should be a competent parties. Lawful consideration होना चाहिए, and that must be complied with the partnership. Okay, that will be complied with the partnership also. Okay, so partnership is a contract,
एंड व्हेन यू सी हियर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था कंपनी लॉ में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है. इट शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट द पार्टनरशिप फर्म हैज नो इंडिपेंडेंट लीगल एक्सिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु कंस्टिट्यूट इट. ओके, देर इज नो सेपरेट, उसका कुछ अलग अस्तित्व नहीं है. जिन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म खड़ी की है, उसका खुद का नाम है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या कहा है, दैट ए पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल एंटिटी बट ए मियर एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन. इट इज ए मियर एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, लोग जमा किया है, इट इज ए एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन यानी एओपी टू कैरी ऑन ए बिजनेस. आपने इतने लोगों को जमा क्यों किया है, क्यों बिजनेस को कैरी करने के लिए. एंड ओनली ए कलेक्टिव नेम कैरिंग ऑन बिजनेस, इट इज ओनली ए कलेक्टिव नेम कैरिंग ऑन ए बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. ओके, सो इन धूलीचंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस सीआईटी, ये जो एक केस है, फेमस केस है, उस केस में कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट ए फर्म नेम इज ओनली ए कलेक्टिव नेम. ये जो नाम दिया है अपने पार्टनरशिप फर्म का, इतने सारे लोगों का नाम तो नहीं हो सकता, उसके लिए एक नाम तो देना ही पड़ेगा. अभी 20 लोगों का नाम अलग अलग देंगे तो कैसे चलेगा, तो एक फर्म का नाम तो देना ही पड़ेगा. तो कलेक्टिव नेम का एक नेम रखा गया है, कलेक्टिव नेम ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. ओके, सो ए पार्टनरशिप फर्म, it is not being a separate legal person, cannot enter into a partnership with another partnership firm. However, for the purpose of the tax law, a partnership firm is treated as a separate legal entity. So, income tax के लिए a partnership firm is treated as a separate legal entity है. Okay, so the company having a separate legal entity, कंपनी का तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ही है, बट दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अनदर पार्टनरशिप फर्म. दे कैन एंटर इनटू ए कंपनी कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप with another partnership firm provided if it is authorized by its memorandum of association. memorandum of association जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, उसमें अथोराइज किया जाना चाहिए कि भाई ये पार्टनरशिप, दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अनदर पार्टनरशिप फर्म. दे कैन एंटर, द कंपनी कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म. ओके, it should be written in the document memorandum of association, it should be authorized, it should be provided. Okay, the third point is unlimited liability. जैसे कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो यानी यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी रहती है, लायबिलिटी यानी दायित्व, यानी एक इंसान के ऊपर आपका दायित्व रहता है, आपकी जिम्मेदारियां जो रहती है, जन लायबिलिटी ऑफ ईच पर्सन ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेट. अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी ने उधारी ली है तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी. एज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेपरेट. पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहती है जॉइंट भी रहती है, सेपरेट भी रहती है. एनी वन ऑफ द पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लायबल टू पे ऑफ द एंटायर डेट. अभी जैसे बैंक में 10 पार्टनर है, तो एनी वन ऑफ द पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लायबल टू पे ऑफ द एंटायर डेट. उस डेप्ट यानी जिसने उधारी ली है, तो उस इतने पार्टनर्स में थे, 10 पार्टनर्स में थे, एक पार्टनर भी लायबल हो सकता है कि पूरी की पूरी आपको देनदारी देनी जरूरी है. व्हेन द फर्म असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मेक रीपेमेंट ऑफ द सेम. ओके, अगर फर्म का असेट्स नहीं है, अगर आपने कुछ ऐसा बाहर से कुछ उधारी ली है, तो एक इंसान की भी पूरी दायित्व बनता है, ही इज लायबल टू पे होल डेट. ओके, जो फोर्थ इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. अगर पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप में दूसरे इंसान के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स शुड एक्ट हॉनेस्टली विथ अदर पार्टनर्स. ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, सब बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए. एंड दे शुड रेंडर ट्रू अकाउंट्स
ट्रू अकाउंट्स आपने दिखाना चाहिए रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। सिर्फ बिजनेस के फर्म आप जो एंटर कर रहे हैं दूसरे पार्टनर्स के साथ, यू हैव टू बी वेरी हॉनेस्ट एंड लॉयल टूवर्ड्स द ईच अदर एंड दे एक्सपेक्ट टू अब्सटेन फ्रॉम मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट्स। आप उस फर्म में बैठ के सीक्रेट प्रॉफिट्स आप नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टनरशिप का एक मेन रूल है कि भाई आपको फर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए। ओके, द फिफ्थ इज नॉट transfer of interest. A partner cannot transfer his shares to an outsider. See, उसके पास जितना शेयर्स है, अगर पार्टनरशिप फर्म में उसके पास इतना शेयर है, he cannot transfer his shares to outsider without the consent of all the partners. अगर पार्टनर्स कंसेंट करते हैं तो देन ही कैन ट्रांसफर, बट विदाउट द कंसेंट तो वो बिना पूछे वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, change in the nature of the business. A change in the nature of a business is not permissible without the consent of all the parties. अगर आपको business change करना है तो it is not permissible. आपको कंसेंट लेना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स से कि भाई आपको बिजनेस चेंज करना है या वही बिजनेस रखना है। दैट इफ यू चेंज विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन देन इट बी कंसिडर्ड एज ए इनवैलिड। नो, व्हाट इज अ पार्टनरशिप एंड कंपनी? वी विल सी व्हाट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब पार्टनरशिप क्या है और कंपनी क्या है? A joint stock company has become the most preferred form of business organization. It has managed to surpass all other forms of business insofar as the rate of growth and popularity among the business person go. As regard characteristics, a private company is closer to a partnership than to a large public limited company. प्राइवेट कंपनी इज क्लोजर टू अ पार्टनरशिप। जो प्राइवेट कंपनी है इट इज वेरी क्लोजर टू पार्टनरशिप देन टू ए लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, however there are certain points of distinction which are given as follows. अभी distinctions दिया गया है, what is the difference between partnership and a company. We will see what is the difference between partnership and company. So first difference is a mode of formation. See, partnership, what is a partnership? It is formed by an agreement between the parties. There is an agreement between the parties. It is governed by partnership act. अगर कुछ भी agreement करते हो तो वो partnership act govern होता है जो 1932 है। और registration is not mandatory. अगर registration करते हैं तो बहुत अच्छा है, but it is not mandatory. बट इन कंपनी में क्या होता है? कंपनी इज फॉर्म्ड ओनली बाय गेटिंग इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जब तक आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो तब तक वो कंपनीज एक्ट में नहीं कहलाया जाएगा। 2013 प्रायर 2013 अंडर कंपनीज एक्ट 1956, यानी अभी जो भी कुछ कंपनी करेंगे उसको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। उसका लीगल स्टेटस क्या है अभी पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। उसका सेपरेट कुछ अलग अस्तित्व नहीं है। ए फर्म इज द कन्वीनियंट नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स टेकन टूगेदर। एक नाम क्यों दिया गया है? इतने सारे लोगों का नाम तो नहीं हो सकता है, एक कन्वीनियंट नेम दिया गया है कि भाई इसका लीगल स्टेटस ऐसा होना चाहिए करके, एक नाम से चलता है करके। इस कंपनी में क्या है? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, यानी कंपनी का अलग अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। इट हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, उसका परपेचुअल सक्सेशन है एंड ए कॉमन सील भी है उसका। ओके, सो व्हाट इज ए नंबर्स कितने होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? ए मिनिमम ऑफ 2 members इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप फर्म। ए मैक्सिमम 10% इज परमिसिबल इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20% इन केस ऑफ अदर बिजनेस। ओके, हियर इसमें और कंपनी में क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज 7. So a private limited company may have a maximum of 50 members. Private limited company में at least 50 members हो सकते हैं, maximum 50 members हो सकते हैं। और public limited company any number member exceeding 7 may have any number of members exceeding 7, यानी exceed भी कर सकते हैं 7. Okay, and fourth point is liability of the members. What is the liability of members in a partnership firm? Is unlimited. पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है
they are jointly and severally liable to the creditors of the firm है ना jointly और severally liable है, जिसने उधारी लिए सब जिम्मेदार है उस उधारी के, तो सबको चुकानी है. they are personally liable, उसका पर्सनल दायित्व बनता है कि भाई उधारी चुकाए. इनकर्ड बाय इन द नेम ऑफ द फर्म के नाम से आपने कभी उधारी ली है तो आपका पर्सनल लाइबिलिटी बनती है कि आप उसकी उधारी चुकाए करके. बट इन केस ऑफ कंपनी में द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू शेयर हेल्ड बाय देम इन द कंपनी. जितने उसके शेयर्स है उतना ही एक्सटेंट है, उसके लाइबिलिटी उतनी ही है. जितना शेयर्स आपने लिया है, समझो 10 रुपए का शेयर है, तो आपकी लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी वैल्यू है, जितना एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स हेल्ड बाय देम. ओके, सो फिफ्थ इज व्हाट इज द अथॉरिटी टू मैनेज. every partner has the authority to take part in the management of the affairs of the firm. so सब पार्टनर्स की अथॉरिटी रहती है कि भाई हर मैनेजमेंट में, हर अफेयर्स में सब प्रेजेंट रहे. A partner can bind by his act other partner and even the firm so long as they are within the ordinary scope of the business. Okay, so every partner has the authority to take part in the management. every partner, जितने पार्टनर है सभी को अथॉरिटी है कि they can take part in the management. But in the company, it is not possible for every shareholder to participate in the day-to-day activity. क्योंकि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज entrusted to elect the members of the company known as director. ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी किसको दिया गया है कि भाई कौन चलाएगा, तो वो डायरेक्टर के हाथ में रहता है कि भाई किसको इलेक्ट करेगा, कौन है मेंबर ऑफ द कंपनी. सो द अथॉरिटी इज गिवन टू मैनेज हियर इज टू द डायरेक्टर इन द कंपनी. बट इन पार्टनरशिप एवरीबडी इज हैविंग द अथॉरिटी. ओके, and 6 is agency relationship. Every partner is an agent of the other partner as well as of the firm. See, अभी पार्टनर में क्या है, every partner is an agent. हर पार्टनर एजेंट है और हर पार्टनर एजेंट है एक दूसरे का, और फर्म का भी एजेंट है, तो वो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं उस फर्म के लिए. बट इन कंपनी में क्या है, ए मेंबर ऑफ ए कंपनी इज नाइदर एन एजेंट of another member nor the company unless specified appointed in that capacity. the member of a company वो agent नहीं है कंपनी के. okay, here the company is not an agent, the member is not an agent. okay, अभी next point है ownership of the property. Now what is the ownership of the property in the partner? the partners are the joint owner of the property of the firm. यहाँ तक क्लियरली लिखा है, जो पार्टनर है वो जॉइंट ओनर है, जो प्रॉपर्टी है उनके पास है वो जॉइंट ओनर है. एंड इन कंपनी में क्या है, द मेंबर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर ऑफ ए कंपनी. जो जितने मेंबर्स है वो जॉइंट ओनर्स नहीं है ऑफ द कंपनी. द कंपनी बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी का अलग ही अस्तित्व है. डज नॉट ओन सच प्रॉपर्टी, दे डज नॉट ओन सच प्रॉपर्टी, यानी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी होती है. अभी ट्रांसफर ऑफ शेयर पार्टनरशिप में क्या होता है, इफ ए पार्टनर वांट टू ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म ही हैज टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ए पार्टनर अगर ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर तो ही हैज टू टेक द कंसेंट. उसका जिम्मेदारी बनती है कि भाई सबकी राय ले, सबका कंसेंट ले, फिर वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है. बट इन द केस ऑफ द कंपनी, a shareholder of a company is entitled to transfer his share in the company at his own discretion and nobody's approval is required for the same. वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है और किसी का अप्रूवल इस चीज के लिए जरूरी नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द लीगल फॉर्मेलिटीज. पार्टनरशिप में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो इट इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द वेरियस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेटरी नहीं है. बट इन द कंपनी, इन ए केस ऑफ ए कंपनी, व्हाट इट हैपेंस, ए कंपनी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस.
वेरियस स्टैट्यूटरी यानी जो गवर्नमेंट के जो ऑब्लिगेशन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सब कंपनीज के एक्ट के द्वारा उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, सच एज मेंटेनेंस ऑफ ए स्टैट्यूटरी बुक्स, फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एक्सेट्रा, वो सब लीगल फॉर्मेलिटीज उसको कंप्लाई करनी जरूरी है। ओके, तो 10th पॉइंट है जनरल पावर्स। जनरल पावर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? जनरल पावर्स, उसमें पार्टनरशिप में जनरल पावर्स कहाँ दिखने को मिलेगा? द पावर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म आर रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप डीड। आपका जो फर्म है, जो पावर्स दिया गया है, वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही होगा। द डीड में बी अमेंडेड। द डीड, अगर आपके पावर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो डीड, उसमें जो डीड लिखा है पार्टनरशिप डीड में, आपका जितने जितने पावर्स लिखा है, अगर आपका जो पावर्स थोड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें, तो वो अमेंड भी किया सकता है, यानी चेंज भी किया सकता है इजीली से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। यानी जितने पार्टनर्स है उसके कंसेंट के हिसाब से आपका डीड चेंज भी किया जा सकता है। इन द केस ऑफ द कंपनी, जनरल पावर्स क्या है? द स्कोप एंड एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है? द जनरल पावर्स, जो स्कोप एंड एक्टिविटीज कंपनी की होती है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द अल्टरेशन इज इन सच डॉक्यूमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पे जनरल पावर्स आपके जो है उसमें क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, एंड इंटरनल अफेयर्स का जो आर्टिकल एसोसिएशन है, उसमें ऑल्ट्रेशन करना इट इज़ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है। जो कंपनीज एक्ट में जो पढ़ा लिखा है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक मेन डॉक्यूमेंट है, एक चार्टर डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटर साइड का है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट है, विच मैनर द कंपनी कैन बी परफॉर्म्ड। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड अबाउट अ डिसोल्यूशन, अभी डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन हो गया है। अभी पार्टनरशिप फर्म कब बंद हो सकती है? यानी किसी इंसान की डेथ हो गई है, या पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंसी यानी किसी इंसॉल्वेंट हो गई है पार्टनरशिप फर्म, तो इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम। अगर किसी का डेथ हो गया है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, यानी पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो गया है तो पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं एनी टाइम बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट लोगों के मतलब लोग का अभी मान्यता है कि भाई अभी ये धंधा अभी आगे बढ़ नहीं रहा है, तो बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दे कैन डिसॉल्व द फर्म। बट इन केस ऑफ द कंपनी, व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द कंपनी? A company enjoys perpetual succession, and hence the death or insolvency of a member will not disturb the existence of a company. So already it is been told, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो कंपनी का उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की, इट विल नॉट डिस्टर्ब इन एनी वे। However, the company may be dissolved by an order of the court. भाई ऑर्डर मिल गया है कोर्ट की तरफ से तो वो डिसॉल्व हो सकता है, और वाउंड अप थ्रू द लीगल प्रोसेस। यानी अगर बंद करना है तो लीगल प्रोसेस होना चाहिए, और इवेंट इन द नेम बीइंग स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। अगर रजिस्टर ऑफ द कंपनी में उनका नाम स्ट्रक किया गया है कुछ कारण की वजह से, तो वहाँ पे वो डिसॉल्व हो सकता है। Okay, so today we have completed difference between the partnership of the company. Now we have clearly we have got an idea what is the meaning of Indian Partnership Act, कि कहाँ से ये आया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ए कंपनी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी विल सी एग्जिस्टेंस ऑफ ए पार्टनरशिप, सो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी यू, बाय।